बंगाल का विभाजन पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। कैसे एक समृद्ध बंगाल को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक को अंग्रेजों के द्वारा विभाजित कर दिया गया। जी हाँ, बंगाल का विभाजन अंग्रेजों का एक घृणित कार्य, एक राजनीतिक षड्यंत्र था। एक समृद्ध बंगाल, संपन्न बंगाल, मगर फिर भी बंगाल को जो है सांप्रदायिक रूप दे दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। बंगाल को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। बंगाल को विभाजित करने से पहले अंग्रेजों ने कई षड्यंत्र भारत में रचे थे, क्योंकि बंगाल का विभाजन आसान नहीं था। एक ओर जो है किसान जो है अकाल से, भुखमरी से परेशान था, और दूसरी ओर अंग्रेजों ने अपना षड्यंत्र जो है रच दिया था, एक राजनीतिक षड्यंत्र। जी हाँ, बंगाल का विभाजन। मगर इस बंगाल के विभाजन से पहले अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में, जी हाँ, प्लासी का युद्ध 1757 की लड़ाई में और बक्सर का युद्ध 1764 की लड़ाई में ये सीख लिया था भारत में कि हाँ, कैसे प्रशासनिक सुविधाएं, कैसे जो है राजनीतिक सुविधाएं भारत में प्राप्त की जा सकती हैं। क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की संधि में 1765 में दीवानी के अधिकार भी, कर वसूलने के अधिकार भी भारतीयों से, बंगाल के नवाबों से, अवध के नवाबों से, दिल्ली के मुगल सम्राट से अंग्रेजों ने वसूल लिए थे। और इसी का फ़ायदा उठाकर, राजनीतिक कमजोरी का फ़ायदा उठाकर ही अंग्रेजों के द्वारा रचा जाता है बंगाल के विभाजन की एक योजना, एक षड्यंत्र रचा जाता है। आइए जो है समझेंगे बंगाल के विभाजन को, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, सारे प्रश्नों को जो है समझेंगे कैसे बंगाल का विभाजन हुआ, कैसे जो है लॉर्ड कर्जन ने षड्यंत्र रचा बंगाल के विभाजन के लेकर एक योजना 1904 से पहले, जी हाँ 1904 से पहले ही 1903 के लगभग कि बंगाल को जो है दो हिस्से में विभाजित किया जाएगा। एक पश्चिम बंगाल बनेगा, एक पूर्वी बंगाल बनेगा। ये योजना लॉर्ड कर्जन के द्वारा तैयार कर दी जाती है। जी हाँ, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही बंगाल को दो हिस्सों में बांटने की योजना, जहाँ एक और हिंदू जो है बहुसंख्यक होंगे और दूसरी ओर मुस्लिम बहुसंख्यक होंगे। एक खतरनाक योजना लॉर्ड कर्जन की थी। और उसी दौरान जो है रिजले भी, जी हाँ रिजले एक पत्र लिखते हैं लॉर्ड कर्जन को कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, जबकि विभाजित बंगाल की दशाएं अलग अलग होगी। धीरे धीरे सर्वत्र भारत हमारी मुट्ठी में होगा। जी हाँ, एक राजनीतिक षड्यंत्र था बंगाल का विभाजन। और बंगाल के विभाजन में महत्वपूर्ण रोल अदा किया था बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा। जी हाँ, सर एंड्रयू फ्रेजर जो लॉर्ड कर्जन के साथ रहकर पूरे बंगाल के जो है विभाजन का षड्यंत्र रचते हैं, और उसी समय ये बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर थे। बंगाल का विभाजन आसान नहीं था, इसका विरोध होने लगा। उस समय जो है बंगाल के कुछ क्रांतिकारी संगठन जैसे अनुशीलन समिति, जी हाँ अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना पुलिन बिहारी दास और सतीश चंद्र बसु और प्रमनाथ मित्र ने की थी। इसी अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य थे जैसे बारेंद्र कुमार घोष। इसी अनुशीलन समिति के द्वारा युगांतर पत्रिका भी निकलती थी उस समय। तो युगांतर पत्रिका के द्वारा पूरे बंगाल में बंगाल के विभाजन की जो ये षड्यंत्र था अंग्रेजों का, इसका प्रचार किया गया। अब क्रांतिकारी, सभी जो है क्रांतिकारी एक जगह इकट्ठा होते हैं और बंगाल के विभाजन, जी हाँ बंगाल के विभाजन 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की जो है एक योजना, एक षड्यंत्र तैयार किया गया। अब उसको रोकने के लिए सारे क्रांतिकारी, सभी जो है क्रांतिकारी इकट्ठा होते हैं कलकत्ता के टाउन हॉल। जी हाँ, कलकत्ता का टाउन हॉल वह स्थान है जहाँ 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी गई, स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी गई, बंग भंग आंदोलन की नींव रखी गई, बहिष्कार आंदोलन की नींव रखी गई। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध लॉर्ड कर्जन की योजना, और जो फ्रेजर बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, एक राजनीतिक षड्यंत्र जो है अंग्रेजों का था, जिससे बंगाल को दो हिस्से में विभाजित करने की योजना बनाई गई, जहां पर हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच सांप्रदायिक गतिविधियों के द्वारा दोनों समुदाय को अलग करने की बात कही गई, जिससे बाद में भविष्य में अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो सके। कलकत्ता के टाउन हॉल से घोषणा हो गई। मगर आपने ये भी ध्यान रखना है कि बंगाल की उस समय कुल जनसंख्या थी 7 करोड़ 85 लाख। उस समय जो है बंगाल की जनसंख्या 7 करोड़ 85 लाख जनसंख्या थी जब बंगाल का विभाजन होने ही वाला था। एक समृद्ध बंगाल था, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। मगर अंग्रेजों की योजना क्या थी कि एक और बने पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल जिसकी कुल जनसंख्या 5.5 करोड़ के लगभग थी,
जिसमें हिंदू जनसंख्या सर्वाधिक थी 4.5 करोड़। इसी पश्चिम बंगाल में बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र भी शामिल था, और दूसरी ओर था पूर्वी बंगाल जो मुस्लिम बाहुल्य का क्षेत्र था, जिसमें असम का एरिया भी था। उसकी कुल जनसंख्या थी 3.5 करोड़ के लगभग 3.30 करोड़, और वह एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। 1.80 करोड़ जो है वहाँ पर मुस्लिम समुदाय था। अंग्रेज़ों के मन में था कि मुस्लिम समुदाय अलग हो, हिंदू समुदाय अलग हो, दोनों में संप्रदाय का बीज जो है अंग्रेज़ों के द्वारा बोया गया, और इसी जो है बंगाल के विभाजन की महत्वपूर्ण भूमिका ये था सांप्रदायिक विभाजन। जी हाँ, राजनीतिक षड्यंत्र था अंग्रेज़ों का, और कैसे जो है मुस्लिम समुदाय के मन में जो है कुछ भाव पैदा किए कि आपको हम अलग एक राजनीतिक सत्ता देंगे। राजनीतिक सत्ता के लालच में खुद की राजनीतिक सत्ता के लालच में बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया अंग्रेज़ों ने। मगर ध्यान रखिए, अब होता क्या है, बड़े ध्यान से जो है गौरपूर्वक समझिए। उसके बाद ही जो असंभव कार्य होगा वो बंगाल के विभाजन की घोषणा, जी हाँ, 16 अक्टूबर 1905 को अंग्रेज़ों के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा पहले एक योजना बनाई गई थी, मगर अब घोषणा भी कर दी गई भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा। चाहे कोई भी योजना चलाई जा रही हो, कोई आंदोलन चला जा रहा हो, मगर अंग्रेज़ों ने फिर भी बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी 16 अक्टूबर 1905। इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पूरे बंगाल में राखी दिवस भी मनाया गया। राखी दिवस की घोषणा कर दी। एक दूसरे को जो है राखी बांधने लगे लोग जब बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई। एक एकता का प्रतीक दिखाई दिया। स्वदेशी खरीदो, जी हाँ, स्वदेशी खरीदो, ये नारा दिया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। सब जो है हिंदू मुस्लिम एकता एक जो है सूत्र में बंध गए। केवल अंग्रेज़ों को यहाँ से जो है उन वस्तुओं को, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करो। 2 दल यहाँ पर बने, एक नरमपंथी दल, जी हाँ, एक नरमपंथी दल। नरमपंथी दल के द्वारा जगह जगह जनसभाएं की गई। लोगों को बताया गया कि बंगाल के विभाजन की योजना जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई है उसे रद्द करना चाहिए। दूसरी ओर कुछ जो है उग्रवादी दल भी थे। जी हाँ, दूसरी ओर कुछ उग्रवादी दल भी थे। वे चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं का जड़ से बहिष्कार हो और हमें स्वराज की प्राप्ति हो। पूरे भारत में जनसभाएं निकाली गई। जगह जगह जो है ये आंदोलन चला, स्वदेशी आंदोलन। और इस आंदोलन में कुछ पत्रिकाएं थी जैसे संजीवनी पत्रिका, उन पत्रिकाओं का भी काफ़ी योगदान रहा। जैसे जैसे इस आंदोलन की गति बढ़ती गई, भारत की महिलाएं, जी हाँ, भारत की महिलाओं का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है स्वदेशी आंदोलन में, या कहें आप बंगभंग आंदोलन। इसे बंगभंग आंदोलन भी नाम से पुकारा जाता है। भारत की महिलाएं पहली बार जो है एक बड़े रूप में, सबसे पहले 28वीं क्रांति के बाद भारत की महिलाएं स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए सड़कों पर उतर आई। और होता क्या है, वंदे मातरम, जी हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी के जो है वंदे मातरम शीर्षक को स्वदेशी आंदोलन में भारत द्वारा अपनाया गया। वंदे मातरम ही स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़ा शीर्षक रहा, जिसकी जो है इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। वंदे मातरम बोलने पर भी अंग्रेजों के द्वारा बैन लगा दिया गया। युवा क्रांतिकारी कहीं भी वंदे मातरम शब्द का इस्तेमाल न कर सके, उनमें एकता न बन सके, तो अंग्रेजों ने इस पर भी बैन लगा दिया गया। इस आंदोलन के सबसे जो बड़े नेता थे वे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जी हाँ, उदारवादी दल के नेता, या कहें बिना ताज के बादशाह। जी हाँ, इसी आंदोलन में बिना ताज के बादशाह की उपाधि भी मिली थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल के विभाजन के विरुद्ध जो है चला जा रहा है, पूरे भारत में एक आंदोलन चला है। महात्मा गांधी का इस आंदोलन से कोई संबंध नहीं है, मगर इस आंदोलन के जो मुखिया हैं या कहें प्रेरणा स्रोत हैं, उसी को जाना जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। इस आंदोलन में जो गर्मपंथी दल था, या कहें राष्ट्रवादी दल, उग्रवादी दल, उसके मुखिया थे बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, उसके मुखिया थे बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद। इन्होंने जो है विदेशी वस्तुओं को जलाना शुरू कर दिया। जी, उदारवादी दल की सोच थी कि विदेशी वस्तुओं को न जला जाए। तभी जो है
जब विदेशी वस्तुओं को जला जा रहा था तभी रविंद्रनाथ टैगोर का भी जो है एक बयान आता है। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, उनका बयान आता है कि विदेशी वस्तुओं को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी होगी। अब इस आंदोलन में ध्यान रखना है, पंजाब और उत्तर प्रदेश से जो है लाला लाजपत राय, अजीत सिंह और स्वामी श्रद्धानंद, जी हाँ, पंजाब और उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जबकि दिल्ली से सैयद हैदर खां, जी हाँ, दिल्ली से सैयद हैदर खां इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक और मद्रास, जहाँ मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, मद्रास में ही इस आंदोलन को वंदे मातरम भी नाम दिया गया। स्वदेशी आंदोलन मद्रास में चलाया चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा, जबकि बंगाल में इसके जनक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जी हाँ, बंगाल से ही जो है उदय हुआ था इस आंदोलन का और वहाँ पर थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस आंदोलन में अंग्रेजों को जो है जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक गुट तैयार हुआ, गर्मपंथी दल का या कहें उग्रवादी दल का। ये दल किसी भी रूप में समझौता नहीं करना चाहता था अंग्रेजों से। उनकी शिक्षा, उनकी न्यायपालिका किसी को भी ग्रहण नहीं करना चाहता था। आपका गर्मपंथी दल, उग्रवादी दल, दोनों में मतभेद पैदा हो गया। दोनों में मतभेद पैदा हो गया। उदारवादी दल जिसके नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आपका दादा भाई नौरोजी, और वे चाहते थे उदारवादी दल की पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजों की शिक्षा अपना ली जाए, मगर अंग्रेजों की न्यायपालिका पद्धति को अपनाया जाए। मगर बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय लगातार विरोध करते रहे, अंग्रेजों का विरोध करते रहे कि किसी भी चीज़ को हमें नहीं अपनाना है, अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। इसी आंदोलन के दौरान एक ब्रिटिश पत्रकार, जी हाँ, एक ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन, एक ब्रिटिश पत्रकार स्वदेशी आंदोलन के दौरान जगह जगह भारत में घूमे और देखा भारत की एकता को कि कैसे जो है बंगाल के विभाजन को रद्द करने के लिए पूरा भारत एक हो गया है। जी हाँ, उच्च वर्ग के लोग, मध्य वर्ग के लोग सभी जो है एक हो गए हैं, तो वो देखने के लिए आए थे H.W. नेविंसन। इसी स्वदेशी आंदोलन के दौरान कुछ समिति गठित हुई और बहुत इम्पोर्टेंट समिति है स्वदेश बांधव समिति। जी हाँ, अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा स्वदेश बांधव समिति का गठन किया गया और भारतीय शिक्षा प्रणाली को जो है एक नया रूप देने के लिए रंगपुर नेशनल स्कूल खोला गया 1905 में। और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, स्वदेशी, हर चीज़ स्वदेशी हो, विदेशी वस्तु का भी बहिष्कार हो, विदेशी शिक्षा प्रणाली का भी बहिष्कार हो, तो इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी सदगुरु दास बनर्जी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने की थी? सदगुरु दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। मगर इस आंदोलन की सबसे कमज़ोर कड़ी, जी हाँ, स्वदेशी आंदोलन की सबसे कमज़ोर कड़ी थी बंगाल का किसान। जी हाँ, बंगाल का किसान जो है एक मुस्लिम जो है बाहुल्य क्षेत्र से आता था, जबकि जमींदार हिंदू समुदाय से थे। और यही बात अंग्रेज़ों ने, जी हाँ, यही बात अंग्रेज़ों ने, यही भारत की कमी जो है अंग्रेज़ों ने पकड़ ली कि किसान को जो है अपने साथ ले लिया। जी हाँ, किसानों ने, क्योंकि गरीब किसान थे और इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, जबकि उच्च वर्ग, मध्य वर्ग के लोग और महिलाओं ने, युवाओं ने जो है बढ़ चढ़कर स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा लिया, जगह जगह जनसभाएं की। मगर किसान इस आंदोलन से दूर रहा, क्योंकि किसान को केवल जो है अपना पेट ही भरना था, उसने आंदोलन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए इस आंदोलन से दूर रहा। इस आंदोलन की कुछ मुख्य बातें और हैं, जैसे कुछ कांग्रेस के अधिवेशन। जी हाँ, 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन, बनारस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। यहाँ पर भी नरम दल और गरम दल में विवाद हो गया। नरम दल चाहता था कि प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत हो, जी हाँ, प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत हो, मगर गरमपंथी दल जो है बनारस के अधिवेशन में दोनों में फूट पड़नी शुरू हो गई। तिलक जी, लाला लाजपत राय वे कहते थे नरम दल से कि आप स्वराज की परिभाषा स्थापित करो, हमने कैसा स्वराज चाहिए। जब हम अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं तो हम प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत कैसे करें। तो नरमपंथी दल कमज़ोर पड़ता नजर आया स्वदेशी आंदोलन के दौरान, जबकि गरमपंथी दल लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक अपनी विचारधारा पर अड़े रहे। 1906 का जब कलकत्ता अधिवेशन होता है
तब जो है अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नेहरू जी हाँ, दादा भाई नेहरू। यहाँ पर भी कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में स्वराज शब्द को परिभाषित किया गया, पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद सूरत अधिवेशन, जी हाँ सूरत अधिवेशन, ये अधिवेशन नागपुर में होने वाला था, महाराष्ट्र में होने वाला था, मगर जो है नरमपंथी दल के द्वारा इसे सूरत में किया गया और अध्यक्षता लाला लाजपत राय करने वाले थे तिलक के कहने पर, मगर इसमें बहुत भयंकर विवाद हुआ नरम दल गरम दल के मध्य। और सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने, इसी अधिवेशन में, जी हाँ इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हो गए, कांग्रेस में विभाजन हो गया। और विभाजन की सबसे बड़ी बात थी कि गरम दल चाहता था कि स्वदेशी आंदोलन को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को और आपका यहाँ पर स्वराज को परिभाषित करो, स्वराज को परिभाषित करो, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अंग्रेजी शिक्षा नहीं चाहिए, पाश्चात्य शिक्षा नहीं चाहिए, और बंगाल के विभाजन की रद्द करने की योजना को कम से कम उजागर करो कि कैसे हमने जो है भविष्य में आंदोलन चलाना है। अब अंग्रेज खुश हो गए क्योंकि कांग्रेस जो है दो हिस्सों में विभाजित हो गई, और कांग्रेस दो हिस्से में विभाजित हो गई जिससे स्वदेशी आंदोलन भी कमज़ोर पड़ गया। जी हाँ, 1908 में सूरत विभाजन के बाद 1908 में कुछ जो है नेताओं ने राजनीति से संन्यास ले लिया, जैसे अरविंद घोष, जी हाँ अरविंद घोष और विपिन चंद्र पॉल ने राजनीति से संन्यास ले लिया। लाला लाजपत राय आपका जो है विदेश चले गए और केसरी पत्रिका पर लेख लिखने के कारण तिलक को हो गई जेल। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, फिर भी कुछ आंदोलन की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम शीर्षक। इस वंदे मातरम शीर्षक ने पूरे जो है भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। जी हाँ, वंदे मातरम शीर्षक वह शीर्षक था जिसने स्वदेशी आंदोलन में एकता के सूत्र में बांध दिया। उसके बाद अविंद्रनाथ टैगोर, जी हाँ अविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, कला के माध्यम से भारत माता की जो है बनाई आपकी प्रतिमा। और किशन कुमार मित्र ने संजीवनी पत्रिका, जी हाँ संजीवनी पत्रिका, देखिए साहित्य और कला दोनों के द्वारा ही इस आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, जैसे अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पत्रिका बनाकर, प्रतिमा बनाकर पूरा जो है एक सूत्र में बांध दिया पूरे देश को, ऐसे ही कृष्ण कुमार मित्र की संजीवनी पत्रिका ने, जी हाँ कृष्ण कुमार मित्र की संजीवनी पत्रिका ने, ऐसा ही स्थिति जो बंगाल के विभाजन के दौरान ऐसा ही स्थिति जो है पैदा हो गई थी, जैसे भुखमरी पैदा हो गई थी बंगाल के विभाजन के दौरान, अकाल पड़ना शुरू हो गया था, उसको जो है सभी जो है युवाओं तक जानकारी देने के लिए वो बात सामने रखी। मगर इस आंदोलन में आगे देखिए एक सबसे बड़ी समस्या पैदा होगी और वो है मुस्लिम लीग की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। जी हाँ, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। अंग्रेज जानते हैं कि जो है स्वदेशी आंदोलन जो है अपनी पूरी चरम सीमा पर है और यहाँ पर अंग्रेजों का विरोध हो रहा है, मगर मुस्लिम लीग, जी हाँ, जो पूर्वी बंगाल में जो है आपका प्रांत गठित किया था अलग से पूर्वी बंगाल, जहाँ मुस्लिम समुदाय का बाहुल्य था, वहीं पर ढाका के नवाब को सलीमुल्लाह खां को समझा बुझाकर अंग्रेज लोग ये कहते हैं कि आप अलग हो जाओ कांग्रेस से, जब आपका समुदाय अलग है आपको अलग विशेषाधिकार मिलेंगे जो है, तब जो है ढाका के नवाब के बात ये समझ में आ जाती है सलीमुल्लाह खां के, और आगा खां जिसके अध्यक्ष बनते हैं मुस्लिम लीग के, उनके द्वारा एक मुस्लिम लीग स्थापित कर दी जाती है। जी हाँ, सांप्रदायिक जो है एक अलग पार्टी का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा कराया जाता है मुस्लिम लीग का। पहला अधिवेशन ढाका में होता है, जबकि दूसरा अधिवेशन मुस्लिम लीग का कराची में होता है। 1907 के कराची अधिवेशन में ही संविधान बनता है और उसके बाद 1908 का अमृतसर के अधिवेशन में, जी हाँ अमृतसर के अधिवेशन में अंग्रेजों की और मुस्लिम समुदाय की सुलह होती है। 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग की अंग्रेजों की सुलह होती है, और सुलह किस मुद्दे पर होती है कि ब्रिटिश शासन और मुस्लिम समुदाय दोनों राज करेंगे, कांग्रेस जो है कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे, आपके लिए जो है मार्ले मिंटो सुधार के तहत, जी हाँ
मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में सब बातें हो रही हैं कि आपके लिए जो है क्या होगा, एक अलग निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होगी। मगर ब्रिटिश सत्ता, जी हाँ ब्रिटिश सत्ता, ये सारी सुख सुविधा देने में फिर भी असमर्थ हो जाती है। मुस्लिम समुदाय भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट नज़र आता है अंग्रेज़ों से। तो सभी जानते हैं कि जैसे 25 मई 1909 को मार्ले मिंटो विधेयक पास हुआ था, जिसमें एक योजना बनाई गई थी। मार्ले उस समय थे भारत के सचिव और मिंटो थे उस समय भारत के वायसराय, और दोनों की एक योजना थी कि कैसे जो है हिंदू और मुस्लिम की विचारधारा को अलग किया जाए, मुस्लिमों के लिए एक निर्वाचन पद्धति बनाई जाए। देखिए क्या जो है गेम प्लान अंग्रेज खेल रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति होगी, केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम समुदाय की अधिक सीटें होंगी। मगर बाद में जो है मुस्लिम लीग को भी संतुष्ट करने में जो है अंग्रेज लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। मार्ले मिंटो सुधार, जिसे भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एक मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति की शुरुआत करते हैं अंग्रेज लोग, मगर ये योजना भी कामयाब नहीं हो पाती है मुस्लिमों को सुलझाने के लिए। उसके बाद में जो एक भव्य आयोजन होता है लॉर्ड होर्डिंग के काल में। लॉर्ड होर्डिंग के काल में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, जहाँ करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। जी हाँ, दिल्ली दरबार पहले लॉर्ड लिटन के काल में लगा था 1877 में, उसके बाद लॉर्ड कर्जन में के समय लगा, और फिर तीसरा दिल्ली दरबार लगता है लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय के काल में। ये दिल्ली दरबार एक ऐसा दरबार होता था जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे केवल कि ब्रिटेन का सम्राट, जी हाँ ब्रिटेन का सम्राट और ब्रिटेन की महारानी जो है ये देखने के लिए आती थी कि ब्रिटिश सत्ता कैसी कार्य कर रही है भारत में। उन दोनों के आगमन के लिए एक भव्य दरबार का आयोजन होता था, नाच गाना होता था, ढोल नगाड़े बजते थे, भारतीय कलाकार अपना प्रदर्शन करते थे ब्रिटेन के राजा और महारानी के आगे, और ये दिखाने के लिए कि ब्रिटिश सत्ता यहाँ स्थापित है, भारतीय गुलाम हैं और गुलाम ही बने रहेंगे भविष्य में भी। तो एक दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय के काल में, और इसी दरबार में ब्रिटेन के महाराजा, जी हाँ ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी आई थी। ब्रिटेन के जो है राजा आए थे जॉर्ज पंचम और महारानी आई थी, और उनके स्वागत पर ही गेटवे ऑफ इंडिया भी बनवाया गया था बॉम्बे में। और इसी जो है दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911, जी हाँ 12 दिसंबर 1911 यह वह तिथि है जब सम्राट के कहने पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। सम्राट जो है देख चुके थे कि भारतीय एकता उजागर हो रही है, इस एकता को यदि अभी नष्ट नहीं किया गया तो ये ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। जी हाँ, इसी दिल्ली दरबार में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली भी स्थापित की गई थी। इसी दिल्ली दरबार में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित की गई थी। जॉर्ज पंचम महारानी मैरी आए थे। लॉर्ड होर्डिंग के काल में दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा था, और सबसे बड़ी बात है कि बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा हुई थी 12 दिसंबर 1911 में। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए क्या था कि अंग्रेज लोग फिर भी जो है कुछ ना कुछ कामयाब हो गए बंगाल विभाजन के लिए। बंगाल विभाजन के लिए कमेटी भी बनती है, ओरिएंटल कमेटी उसकी जांच के लिए लॉर्ड मिंटो के काल में बनती है। मगर सबसे महत्वपूर्ण घटना, जी हाँ रविंद्रनाथ टैगोर की वो बात जब उन्होंने भारत के लिए क्या कहा था कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही आमार सोनार बांग्ला, जी हाँ आमार सोनार बांग्ला एक गीत भी जो है पेश किया गया था पूरे भारत की क्रांति को उजागर करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। वही 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बना। इस आंदोलन से जो है एक विचारधारा जरूर उत्पन्न हुई, भविष्य में जो है एक विचारधारा उत्पन्न हुई, वही विचारधारा थी स्वदेशी। धन्यवाद। यदि आपने जो है बंगाल के विभाजन की सारी जो है बातें आपने समझ में आई कैसे स्वदेशी आंदोलन चला, तो कृपया जो है चैनल को लाइक कीजिए और जो है सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को कहीं ना कहीं ग्रुप में शेयर कीजिए। बने रहिएगा नेक्स्ट